जय श्री राम, जय श्री महाकाल। एक बहुत ही स्पेशल वीडियो है आप लोगों के लिए और इस वीडियो में मैं एक इन डेप्थ एनालिसिस आपको करके दे रहा हूं जो कि स्पेसिफिकली ईवी कंपनीज के ऊपर है। और ये ईवी कंपनीज बेसिकली क्यों ले रहा हूं उसके पीछे कुछ रीजंस भी हैं। सबसे पहले आपने एक चीज जरूर सुनी होगी रिसेंट में कि जो ईवी की पॉलिसी आई है दिल्ली में, उसका इंपैक्ट कहां पड़ रहा है और किस तरह से पड़ रहा है। दूसरा, आपने कुछ कंपनीज के शेयर्स अभी रिसेंटली बहुत तेजी से भागते हुए देखे भी होंगे। उनमें से एक कंपनी है एथर और टू व्हीलर सेगमेंट में कुछ अलग सी तेजी आ रही है। और क्या तेजी आ रही है, क्यों आ रही है, इन सब के ऊपर एक डिटेल वीडियो आपके सामने है। बट ये ध्यान रखिएगा, ये कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। इसको प्लीज बाइंग सेलिंग के हिसाब से मत देखिए, इसको प्योरली एजुकेशन पर्पज के हिसाब से देखिएगा और समझिए कि इन कंपनीज को या इस सेक्टर को हमें कितनी डिटेल में देखना है और कहां कहां हमें अपना रुझान बनाए रखना है। राइट तो और अगर आप एक्सक्लूसिव ग्रुप का, एक्सक्लूसिव मेंबरशिप का पार्ट बनना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे ज्वाइन का बटन है, ज्वाइन का बटन दबा दो यार। और वो ज्वाइन का बटन दबाते से ही आप एक्सक्लूसिव ग्रुप का पार्ट बन जाएंगे और वहां पर जाके आप बढ़िया तरह से जो आप कमेंट करेंगे उसके ऊपर वीडियो आपको जरूर मिलेगा। राइट, अब आ जाते हैं हम ये वाले वीडियो के ऊपर, पॉइंट वाइज इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज, ईवी को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट करती क्या है? गवर्नमेंट देती है अलग अलग टाइप की सब्सिडी। आपने पीएम ई ड्राइव स्कीम सुनी होगी, उसके अलावा स्टेट लेवल पर अलग अलग बेनिफिट्स दिए जाते हैं। उसके अलावा जीएसटी में डिफरेंशिएशन है पेट्रोल गाड़ी और ईवी गाड़ियों में। तो ये तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको मिल ही रहा है। ये वीडियो को एकदम लास्ट तक देखना क्योंकि आपको समझ में आएगा कि ईवी कंपनीज को हमें देखना कैसे है और कहां पे हमें अपना रुझान बनाए रखना है। इन ऑल द सिचुएशन, यहां पर जो भी गाड़ियां बनेगी इसको आपको बैटरी बेस्ड ईवी का मतलब इलेक्ट्रिक है। इलेक्ट्रिक है मतलब वहां पर इलेक्ट्रिसिटी की भी जरूरत पड़ेगी। दैट मींस पावर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्टर। मतलब पावर की डिमांड हर तरफ से बढ़ रही है। मैं ईवी की बात कर रहा हूं बट मैं इसमें थोड़ा पावर भी कनेक्ट करूंगा क्योंकि आपको ये समझ में आना चाहिए। लोग क्या बोलते हैं, ईवी का फ्यूचर है, ईवी बढ़िया है, सब बढ़िया है, ईवी में पैसा डाल दो सब कुछ बढ़िया है। अरे भाई साहब, ईवी से बेटर जो ईवी में रिस्क है, सपोज कोई प्रोडक्ट अच्छा नहीं चला, क्या कर लोगे आप? और अगर आपने पावर में डाला तो पावर तो हर जगह यूज हो रहा है ना। एआई के लिए चाहिए, डेटा सेंटर्स के लिए चाहिए, सेमीकंडक्टर्स की फैक्ट्रीज आ रही है उनके लिए चाहिए। मतलब पावर की डिमांड तो हमारे यहां भरपूर चलेगी। तो एक चीज तो ध्यान से समझें, ईवी के थ्रू भी पावर की जो डिमांड है वो बढ़ने वाली है। अब आ जाते हैं एक अलग पॉइंट पर जहां पर हमें यह समझना जरूरी है कि ईवी में जो बसेस और ट्रक्स हैं उनका बिजनेस कैसे चल रहा है और वो कैसे काम कर रहे हैं। इंडिया में टोटल मिला के 1,80,000 के करीब करीब चार्जिंग स्टेशन हैं, जिसमें से सिर्फ 9,000 ऐसे हैं जहां पर आप ट्रक्स और बसेस को चार्ज कर सकते हो। मतलब अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर अगर मैं बात करूं तो बहुत ज्यादा दमदार काम हुआ नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो यहां पर उसके ऊपर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो आपको यह भी देखना है कि ऐसी कोई कंपनी है क्या जो ईवी के चार्जिंग पॉइंट्स बना रही है, चार्जिंग सेगमेंट्स बना रही है। टाटा पावर तो काम कर रही है आईओसी के साथ, क्या उसके अलावा भी ऐसी कोई कंपनीज हैं? स्टेट लेवल की अगर मैं बात करूं, जैसे महाराष्ट्र की बात करूं, तो महाराष्ट्र क्या करता है, 20 लाख रुपए पर इलेक्ट्रिक ट्रक का उन्होंने एक सब्सिडी दे रखा है और उन्होंने 1000 ट्रक्स के ऊपर बात करी हुई। तो ये एक स्टेट की तरफ से बेनिफिट आया। एमपी की बात करूं तो एमपी गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, जो वहां पे टैक्स होता है और व्हीकल रजिस्ट्रेशन फीस होती है उसको कर दिया है 0, हम उसके ऊपर कुछ नहीं लेंगे। अब ये हर स्टेट अपने अपने लेवल पर देती है। सेंट्रल की सब्सिडी अलग बात होगी, स्टेट की सब्सिडी अलग बात होगी। इसके अलावा एक प्रॉब्लम यह चलती है कि जो डिस्कॉम है, डिस्कॉम का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, ये पावर सेक्टर की कंपनीज है। तो पावर सेक्टर की कंपनीज, ये जो चार्जिंग पॉइंट्स बन रहे हैं ना, वहां पर पावर जब तक सप्लाई करते हैं ना, तो वो सप्लाई करने में एक अच्छा खासा नुकसान होता है बिजली का, मतलब पावर का, इलेक्ट्रिसिटी का। अब ये वाली बात कोई नहीं करता कि जब आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, सी पावर सेक्टर में क्या होता है ना, आप एट द एंड इलेक्ट्रिसिटी से थ्रू इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज कर रहे हो, राइट। तो वहां पे आ जाएगा सबसे पहले पावर जनरेशन। इंडिया बढ़िया पावर जनरेट कर रहा है, इसमें डाउट नहीं। बट जनरेट करने के बाद में आप देखते हो, कभी ट्रेन वेन से जाओ तो आपको वो बड़ी बड़े से खंबे दिखेंगे, एक लेवल से दो बड़ी बड़ी तारें दिखेंगी मोटी मोटी, उसको बोलते हैं पावर ट्रांसमिशन। ये ट्रांसमिशन में ना 10 to 15% पावर का लॉस होता है।
अब इसके बाद ये पावर पहुंचता है कि इसके पास ट्रांसफॉर्मर्स के पास, जो आपकी वो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होती है, जो आपके आजू बाजू में होंगी भी, घर के आजू बाजू में, वहां पे जाती है, वहां से फिर आपके पास डिस्ट्रीब्यूट होती है। उसमें ना कई करीब ऐसा माना जाता है, जो जो कैलकुलेशन हमने किया हुआ, 20 to 25% ऑफ द पावर उसमें लॉस होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होती है, फ्लक्चुएशंस होते हैं पावर में। हमने वोल्टेज का फ्लक्चुएशन देखा ही है, अपनी लाइफ में देखा ही होगा आप लोगों ने भी, वोल्टेज फ्लक्चुएट होता है। तो उस वोल्टेज फ्लक्चुएशन के चक्कर में जो वहां पर इलेक्ट्रिक व्हीकल जहां पे चार्ज हो रहा है, उसके फ्लक्चुएशंस के चक्कर में भी ईवी का जो सेटअप है ना, ईवी की जो क्वालिटी ना, उसमें भी डिग्रेडेशन होने लगती है। कहने का मेरा मतलब यह है, इन सारी चीजों को पॉइंट को लेके, ईवी का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, बट ईवी लोग खरीद रहे हैं, भरपूर खरीद रहे हैं। मैं ईवी खरीदने के अगेंस्ट नहीं हूं, बट आपको ये डेटा समझ में आना चाहिए। अभी दिल्ली की जो ईवी पॉलिसी आई, उसके ऊपर 2 मिनट बात करते हैं। दिल्ली की ईवी पॉलिसी जो 2026 की आई है, 2020 के बाद आई है ना, और अब ये 2026 से लेके 2030 तक, 4 साल तक के लिए वैलिड मानी जाएगी। लोगों को उम्मीद थी कि हाइब्रिड जितनी भी गाड़ियां हैं ना, जो इलेक्ट्रिसिटी और पेट्रोल दोनों से चल रही हैं, इनके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया जाएगा, जो कि नहीं हुआ। ठीक है, जीरो एमिशन ट्रांसपोर्ट के ऊपर फोकस दिया गया है, पोल्यूशन कंट्रोल के ऊपर फोकस दिया गया है, और ज्यादातर 2 व्हीलर सेगमेंट के ऊपर ज्यादा दिया गया है ध्यान, क्योंकि दिल्ली में ज्यादा 2 व्हीलर्स ज्यादा चलती है, 4 व्हीलर्स भी बहुत है, बट 2 व्हीलर्स बहुत ज्यादा चलती है। इन्होंने इसको कुछ फेजेस में डिवाइड किया। फेज नंबर 1 कि 1 जनवरी 2027 से 3 व्हीलर्स के ऑटो हो, लोडिंग हो, जितने भी नए रजिस्ट्रेशन होंगे वो ईवी के होंगे, पेट्रोल डीजल नहीं लेंगे। ठीक है, तो जीरो एमिशन मतलब पॉल्यूशन गया। फेज 2 1 अप्रैल 2028 से, ठीक है, एक साल 3 महीने आगे के बाद, जितने 2 व्हीलर के नए रजिस्ट्रेशन होंगे, वो भले बाइक हो या एक्टिवा हो, जो भी हो, वो भी ईवी की होंगी। मतलब पेट्रोल गाड़ियों को ये पूरी तरह से खत्म करने की बात कर रहे हैं। अभी तक इन्होंने ये चीज कार्स पे नहीं बोली है, तो कार्स के ऊपर ये वाली बात नहीं चल रही है। इसी के चक्कर में एथर का अगर आप प्राइस देखोगे ना, तो 25 to 30% बढ़ा है पिछले 2-3 हफ्ते में एथर का। और एथर गाड़ी बढ़िया है। मैं अगर कंपेयर करूं, कभी आपने ओला चलाई है, एथर चलाई है, टीवीएस की iQube चलाई है, तो एक बार कंपेयर करके देखना, एंड देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अब फर्स्ट ईयर में जो इनका टारगेट है, फर्स्ट ईयर में इन्होंने बोला हम परचेस पे आपको इंसेंटिव देंगे। क्या? अगर आप 2 व्हीलर खरीदते हो तो हम आपको 30,000 रुपए की इंसेंटिव देंगे, मतलब 30,000 रुपए का आपका बेनिफिट दे देंगे, आपको 30,000 रुपए कम पे करने पड़ेंगे अगर आप ईवी लेते हो तो। अगर आप 3 व्हीलर लेते हो तो 3 व्हीलर पे इन्होंने कर दिया उसी को 50,000 रुपया, और अगर आप N1 गुड्स व्हीकल जो ये लोडिंग आती है, उसमें कर दिए 3.5 टन तक की अगर आपकी कैपेसिटी वाला है, तो उसमें 1 लाख रुपया। मतलब गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट क्या बोल रही है, हम पैसा देने के लिए रेडी हैं, हम आपको बेनिफिट देने के लिए रेडी हैं, प्लीज यार पोल्यूशन कम करो, गाड़ियां ईवी लो। यही फंडा है। अब मेरे पास पुरानी अगर गाड़ी पड़ी है तो मैं उसका क्या करूंगा भाई? तो उन्होंने बोला उसके लिए भी हम व्यवस्था करते हैं। अगर आपके पास पुरानी 2 व्हीलर पेट्रोल की है, अब अगर उसको बेच के आप दूसरी खरीदना चाहते हो, कौन सी गाड़ी? ईवी। तो अगर 2 व्हीलर है तो पुरानी पेट्रोल की जगह नई ईवी खरीदने पर 10,000 रुपए का बेनिफिट दे देंगे। बढ़िया है ना? और 3 व्हीलर है तो 25,000 रुपए का बेनिफिट देंगे, और अगर कार है तो 1 लाख का बेनिफिट देंगे। मतलब 1 लाख रुपए आपके कम हो जाएंगे। और अगर आप N1 गुड्स व्हीकल वाली ले रहे हो तो उसमें 50,000 रुपए का बेनिफिट दे देंगे। मतलब ऑल इन ऑल, नई गाड़ी खरीदो तो भी सब्सिडी देंगे, पुरानी गाड़ी को चेंज करके नई गाड़ी लो तो भी हम सब्सिडी देंगे, कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट कर देंगे। ये पूरा का पूरा सेगमेंट चल रहा है इस चीज के ऊपर। अब इनका कॉन्सेप्ट ये है कि अगर 30 लाख तक की कार है ना, ये 30 लाख तक की कार ईवी, 30 लाख तक की, तो कोई रजिस्ट्रेशन नहीं लेंगे, कोई रोड टैक्स नहीं लेंगे। सी गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट चाह तो रही है कि आप लोग पॉल्यूशन फ्री कर दो। कितने लोग करेंगे, दैट विल बी अ क्वेश्चन मार्क। और तो और ये शान है, इतना आसान नहीं किया इन्होंने एक और कंडीशन डाल दी उसमें। वो कंडीशन पता है क्या है? कि 3 साल तक आपको ये नई वाली गाड़ी खरीद के रखनी पड़ेगी, वो चलानी पड़ेगी। 3 साल का लॉक इन पीरियड दिया है। वरना हम इंडिया से हैं भाई, हम अपनी व्यवस्था खुद कर लेंगे। अब भी यहाँ पे बेनिफिट लिया, दूसरी बेच के तीसरी ले लेंगे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। बट रुको 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 रुको, हम जानते हैं तुम कहां से हो। तो उन्होंने 3 साल की क्या कर दी है, लॉक इन पीरियड रख दिया है। टारगेट ये है कि दिल्ली में ही ये लोग 30,000 चार्जिंग पॉइंट्स बनाएंगे। 30,000
ठीक है, टोटल मिला के 15,000 करोड़ का ये पॉलिसी का बजट है। तो देखो यार, काम तो कर रहे, ऐसी बात नहीं है, बट फिर हम एज एन इन्वेस्टर किसको देखें? तो मैं आपको यहां पे 4 कंपनीज बताता हूं जिनकी टू व्हीलर्स हैं, ईवी टू व्हीलर्स। एथर के बाद ओला, टीवीएस की आईक्यूब आती है, और उसके अलावा हीरो। अब इसमें एथर और ओला, यही दोनों सबसे मेन कंपनी है जो सिर्फ और सिर्फ ईवी में डील कर रही हैं। मजेदार बात यह, दोनों लॉस में है। ठीक है, तो अभी पहले सेल्स देख लेते हैं। एथर की सेल्स अगर मैं मार्च क्वार्टर 26 को मार्च क्वार्टर 25 से कंपेयर करने जाऊं तो 676 करोड़ से बढ़कर 1175 करोड़ हुई है। सेल्स तो डबल हुई है बॉस, पर इनका ऑपरेटिंग मार्जिन मतलब धंधे करने में नुकसान कर रहे थे, पहले 25% कर रहे थे, अब 6% कर रहे हैं, अभी भी लॉस में है, बट लॉस कम हुआ है। अब यह पॉलिसी के बाद हो सकता है, ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स -234 करोड़ से गिरकर -100 करोड़, मतलब 234 करोड़ का लॉस था, अब 100 करोड़ का लॉस बचा है। मैं ओला की बात करूं तो 611 करोड़ की सेल थी पहले, जो 265 करोड़ ही बची है। ओला की तो हालत टाइट हो गई है भाई, लिटरली टाइट है। जो उनके ओनर है वो बोलते हैं कि इससे खराब और कुछ नहीं हो सकता, यहां से जो भी होगा अच्छा ही होगा। भाई मेरे को तो अभी क्वेश्चन मार्क लग रहा है। 695 करोड़ का पहले लॉस था, ऑपरेटिंग लॉस था, अब 281 का ही है, मतलब वही उसी लेवल पे लॉस चल रहा है। पहले 600 करोड़ की सेल थी, 700 करोड़ का लॉस था, अभी 265 करोड़ की सेल है, 280 करोड़ का लॉस है। भाई टीवीएस की बात करें, अब टीवीएस के पास सिर्फ आईक्यूब नहीं है, टीवीएस के पास दूसरी गाड़ियां भी, जुपिटर से लेकर सब गाड़ियां हैं। तो टीवीएस की सेल्स कंसिस्टेंटली बढ़ी है, 11,000 करोड़ से 15,000 करोड़ हुई है, गुड पॉइंट। ऑपरेटिंग मार्जिन थोड़ा कम हुआ है, 16% से गिर के 14% हुआ है, और प्रॉफिट्स भी बढ़े 700 करोड़ से 820 करोड़। ये स्टेबल टाइप की कंपनी है, इनको बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनकी कुछ सेल्स कम होगी तो दूसरे में बढ़ जाएगी। हीरो 10,000 करोड़ से बढ़कर 12,000 करोड़ हुई है, और फ्लैट है, 14% का ही मार्जिन इनका चल रहा है, तो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं आया। इनफैक्ट प्राइस वाइज भी हीरो के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आया। टीवीएस फिर भी 8 से 10% बढ़ा, ओला भी 8 से 10% बढ़ा, एथर 35% बढ़ा है। बस लॉस में है कंपनी। अगर ये 1-2 क्वार्टर में प्रॉफिट में आ जाती है तो ये कंपनी तगड़ी हो सकती है, ठीक है, बट आपको अपना डिसीजन अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से बात करने के बाद ही लेना है। आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी, गवर्नमेंट ईवी के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दे रही है, स्पेसिफिकली वो वाली गवर्नमेंट जहां पर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। तो ईवी के ऊपर गवर्नमेंट अगर प्रमोट कर रही है, रेलवेज के हम इसके ऊपर बात नहीं करते क्योंकि रेलवेज अभी गवर्नमेंट प्रमोट नहीं कर रही है। थिंक अबाउट इट एंड डू योर ओन मैथमेटिक्स, एंड वहाँ पे अपने खुद लॉजिक्स बनाएं और अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट के बात करने के बाद अपने खुद के डिसीजंस लें। और अगर इतना डिटेल में आपको पढ़ना है तो आपको पता है मेरा कोर्स है यार, द लॉजिकल इन्वेस्टर, जहां पर मैं इसी तरह से लाइव सेशंस लेता हूं, लाइव क्लास लेता हूं, और हम लोग सेक्टर बेस्ड पूरी स्टोरीज का समझते हैं, लॉजिक समझते हैं, व्यू बनाते हैं, एंड टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों करते हैं। 30 जुलाई से नई बैच चालू हो रही है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, स्क्रीन पर आपके पास नंबर है, कॉल करिए, रजिस्टर कराइए, और फिर आ जाइए लाइव में। कमेंट करके बताइएगा ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और ये भी कमेंट करिए और कौन से टॉपिक पे अगला वीडियो चाहिए, मैं बनाऊंगा ज़रूर। टिल देन, जय श्री राम, जय श्री महाकाल।